प्रॉफिट मार्ट के अविनाश गोरखशेखर साहब दोनों आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। दीपांशु, मुझे भी लग रहा है कि नंबर्स मोटा मोटी आई थिंक इन लाइन और मेरे ख्याल से बेहतर ही आ गए हैं। आई थिंक बहुत कम नेगेटिव सरप्राइजेस आ गए हैं और मार्केट्स को ये बात काफ़ी पसंद आ गई है कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन, डिस्पाइट मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर होने के बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड काफ़ी अच्छी है। स्पेशली अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आ गए हैं। मेरे ख्याल से मेटल्स में एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स इतने कोई खास नहीं आएंगे। आईटी में भी कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो ये दो सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो मोटा मोटी आई थिंक नंबर्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। और जो कमेंट्रीज आ गई है मैनेजमेंट्स की वो बहुत एनकरेजिंग है। आई थिंक काफ़ी आउटलुक पॉजिटिव है और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आपने कंपनी के शेयर्स में देखा है, क्योंकि आउटलुक और कमेंट्री अच्छी होती है तो मार्केट्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार्स या अभी टू व्हीलर्स की बात करें तो जो सेगमेंट अंडर परफॉर्म कर रहा था बहुत समय से, टू व्हीलर्स, वो भी अभी मेरे ख्याल से वापस आउट परफॉर्मिंग करने लगा है। पिछले महीने अगर हम बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प के वॉल्यूम नंबर्स देखें तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आ गए। तो ऑटो का जो सेक्टर है वो एक अच्छे अप ट्रेंड में है और मुझे लग रहा है कि कमोडिटी स्टील प्राइसेस भी थोड़े से सॉफन होके हैं तो इसका भी फायदा इनको मिलेगा। तो मैं भी समझता हूँ कि देखिए, कमर्शियल व्हीकल में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि इकोनॉमी जब बढ़ी गई तभी ऑब्वियसली मैक्रो फैक्टर्स इनको ग्रोथ करने के लिए अच्छा पोटेंशियल देगा। तो कमर्शियल व्हीकल्स में हमको भी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दो तीन शेयर्स हमको लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगले 12-15 महीने में अच्छा खासा मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी से क्लोजली रिलेटेड होता है। जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ हमने चौथे तिमाही में देखा है, जिस प्रकार के जीएसटी के नंबर्स बढ़े हैं और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का कॉर्पोरेट कैपेक्स इस साल होने वाला है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए, प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में जो सरकारी बैंक्स है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पीछे रहेंगे, बट स्पेशली अगर हम एसबीआई की बात करें तो इस तिमाही में नॉट ओनली एसेट क्वालिटी अच्छी आई थी, स्लिपेजेस कम हो गए थे, बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी बहुत स्ट्रांग थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट का मानना है कि 10-12% अगर क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली इनको बैलेंस शीट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत सारे ट्रिगर्स एसबीआई में है, जैसे इनके पास उनका योनो ऐप है जो पॉसिबली आने वाले 1-1.5 साल में मोनेटाइज होने वाला है। प्लस इनके दूसरे सब्सिडरीज है जैसे एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कोर बैंकिंग बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। सो एसबीआई पे हम काफ़ी पॉजिटिव है। और प्लस अगर किसी को प्राइवेट में निवेश करना है तो हम समझते हैं कि एक स्टेबल प्लेयर आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि हर तरीके से इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स कर दी है और अभी पेबैक पीरियड आ चुका है, तो यहाँ पे भी एक निवेश का मौका बन सकता है। में हमको टीसीएस पसंद है दीपांशु। मुझे लग रहा है कि देखिए, जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, और टीसीएस में हमने देखा है कि जब भी एक अंडर परफॉर्मेंस आता है बाउंस बैक भी उतना ही शार्पली आता है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स के लिए हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा रेंज में रहे, लेकिन होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY24 में हमको लग रहा है कि अगर आईटी सेक्टर में रिकवरी आती है तो टीसीएस एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहेगा। तो हमारे मानने से करीबन 3750, 3800 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो इसको डेफिनेटली डिप पे खरीद लीजिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। एफएमसीजी सेक्टर में जो रूरल ग्रोथ का जो इम्पैक्ट था वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ग्रीन शूट्स अभी रूरल मार्केट से निकल रहे हैं। अगर होपफुली इस साल भी मानसून ठीक ठाक रहता है तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी तरीके से बढ़ेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एफएमसीजी में। सबसे बड़ी बात और एक जो मार्जिन के लिए पॉजिटिव है कि काफ़ी कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं, इनपुट प्राइसेस घटे हैं, जैसे कि पाम ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली मार्जिन पे प्ले आउट होगा। तो जो जोग्राफिकली वेल स्प्रेड आउट प्लेयर्स है, जिनकी रीच पैन इंडिया है, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है ऐसे कंपनीज में आपको निवेश करना चाहिए। हमारा मानना है कि देखिए, छोटे एफएमसीजी प्लेयर जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जैसे कि डाबर है, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे नजर रखे। मैं समझता हूँ दोनों ही काउंटर्स में अच्छी खासी कमाई होने की पोटेंशियल है। देखिए, फार्मा कंपनीज में बहुत समय के बाद एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है। आई थिंक दिग्गज फार्मा कंपनी जो हम ट्रैक करते हैं जैसे कि सन फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, इसमें उम्मीद से काफी बेहतर नंबर आ गए। और आपने सही कहा कि यूएस मार्केट्स में प्राइसिंग थोड़ी सी करेक्ट हो चुकी थी, वो अभी स्टेबल हो रही है, तो इसका फायदा भी इंडियन कंपनीज को मिला है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमने देखा है
कि जो एपीआई प्योर एपीआई वाली जो कंपनीज है वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मार्जिन में एनहांसमेंट हो गया। अगर हम आईओएल केमिकल्स की बात करें, आरती ड्रग्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है कि अभी एपीआई कंपनीज जो बहुत ही बुरी तरह से ऊपरी लेवल से पिटी हुई थी वहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में अगर ये इंप्रूवमेंट सस्टेन होता है तो यहाँ से अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स को फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज तो अच्छी रहेंगी क्योंकि मार्जिन प्रेशर अभी कम हो रहा है, लेकिन जो एपीआई स्पेसिफिक कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती है, आई थिंक चाइना प्लस फैक्टर प्लस मार्जिन एनहांसमेंट, ये दोनों फैक्टर्स इनके लिए काम करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है सन फार्मा एक अच्छा विकल्प है, औरबिंदो फार्मा भी एक अच्छा विकल्प है, जो फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज हैं जो यूएस में काफी बड़ा कारोबार करती है। और एपीआई की कंपनीज की बात करें तो मुझे एक आईओएल केमिकल्स काफी पसंद है। मुझे लग रहा है इस लेवल से भी स्टॉक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, बट ये ग्लोबली सबसे बड़ा इबुप्रोफेन का प्लेयर है, प्लस इन्होंने अपनी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स की भी कैपेसिटी बढ़ाई है। और दूसरा स्टॉक जो आरती ड्रग्स है, जो डीमर्ज हो गया था आरती इंडस्ट्री से, ये भी एक बहुत बड़ा एपीआई प्लेयर है। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम 12-15 महीने का एक टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप निवेशित रहो। मेटल सेक्टर पे हमें लग रहा है कि निवेश अगर करना है तो लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि जैसे शरद जी ने कहा कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी री रेटिंग अभी शॉर्ट टर्म में तो आएगी नहीं। तो आई थिंक अगर चॉइस करना है तो मैं समझता हूँ कि टाटा स्टील, एनएमडीसी जैसे काउंटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को निवेश करना है तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए आप इस लेवल से कर सकते हो, लेकिन इंतजार काफ़ी बड़ा करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट मार्जिन में या मुनाफे में आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो एनएमडीसी और टाटा स्टील हमारी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक्स रहेगी मेटल सेक्टर से।